या आर्य समाज। ब्रह्म समाज आर्य समाज के सिद्धांतों को भी समझा था। क्या ब्रह्म समाज चाह रहा था, क्या आर्य समाज चाह रहा था। अब जो समाज है वो है प्रार्थना समाज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे पास मेन बातों पर चर्चा करते हैं। प्रार्थना समाज अगर तुमसे पूछेगा कब स्थापना हुई तो कहना 1967 में। कब स्थापना हुई थी? 1967। इसकी स्थापना हुई थी महाराष्ट्र के अंतर्गत। कौन सी जगह स्थापना हुई थी? महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की गई थी। अच्छा भाई, सबसे पहली बात देखो, प्रार्थना समाज के अंतर्गत ना तुमको पूछेगा कि पहली चीज क्या पूछता है किसी भी एसोसिएशन में? संस्थापक, या फिर तुमको क्या पूछ दे रहा है? डेट पूछ देता है या अरे सॉरी 19 लिख दिया, 1867 होना। ठीक है, 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। अब पूछेगा तुमको कि भाई इसके संस्थापक कौन थे, है ना? तो इसके संस्थापक बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिनका नाम है आत्माराम पांडुरंग। क्या नाम है? आत्माराम पांडुरंग। कल एक क्वेश्चन आया था ना आत्माराम पांडुरंग वाला, तो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा जो है स्थापना की गई किसकी? प्रार्थना समाज की। क्वेश्चन आएगा प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? महाराष्ट्र के अंतर्गत हुई थी। ठीक हो गया। ये प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने कर दी थी, परंतु बाद में इसके अंतर्गत एक व्यक्ति जुड़े जिनका नाम था आरजी भंडारकर। क्या नाम था? आरजी भंडारकर। और एक और व्यक्ति इसके अंदर जुड़े इसकी स्थापना के कुछ समय बाद, जिनका नाम है एमजी रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे। क्या नाम है? महादेव गोविंद रनाडे। महादेव गोविंद रनाडे का नाम सुना ही होगा तुम लोगों ने, है ना? तो एक बड़े महत्वपूर्ण समाज सुधारकों में महादेव गोविंद रनाडे का नाम आता है। ठीक हो गया। अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि प्रार्थना समाज को प्रसिद्धि दिलवाने का कार्य, कौन सा कार्य? प्रसिद्धि। भाई प्रार्थना समाज की स्थापना की बात नहीं कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? प्रसिद्धि। इस प्रार्थना समाज को प्रसिद्धि दिलाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो महादेव गोविंद रनाडे। क्या नाम होगा इनका पूरा? क्या बोलना है पूरा नाम? महादेव गोविंद रनाडे। शॉर्टकट में तुम्हारे पास ज्यादातर जगह लिखा हुआ तुमको जो मिलेगा वो मिलेगा एमजी रनाडे। क्लियर हो गया इतना? तो महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा स्थापना की गई थी किसकी भैया? किसको प्रसिद्धि दिलाई गई थी? प्रार्थना समाज की। बनाने वाले व्यक्ति प्रार्थना समाज को आत्माराम पांडुरंग थे। प्रार्थना समाज, अगर तुम्हारे पास प्रेरणा पूछा जाए कि किसकी प्रेरणा से प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी, तो इसके पीछे प्रेरणा काम कर रही थी केशव चंद्र सेन की। किसकी प्रेरणा से स्थापना हुई थी? केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से स्थापना हो गई प्रार्थना समाज की। यानी इस प्रार्थना समाज को बनाने के लिए प्रेरणा देने वाले व्यक्ति कौन थे? केशव चंद्र सेन थे, जिन्होंने आत्माराम पांडुरंग को इस बात की प्रेरणा दी कि वो प्रार्थना समाज की स्थापना करें। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक किसी को? ठीक है। अब आगे चले अगर हम लोग, तो कुछ जानकारी मिलती है कि 1870 के आसपास, कुछ लोग कहते हैं 1870, कुछ किताबें कहती है 1867, मतलब 1867। अब तुम 1870 मान के चलो या 67 मान के चलो, दोनों स्रोतों के अनुसार दो अलग अलग डेट्स किताबों में मिलती है। इस समय पे एक सभा की स्थापना हुई जिसको हम कहते हैं पूना सार्वजनिक सभा। क्या बोल देते हैं? पूना सार्वजनिक सभा। तो पेपर में इस क्वेश्चन को ऑप्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना। अगर पूछ लिया जाएगा पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई, तो ऑप्शन देखना। अगर 1870 होगा तो 1870, अगर नहीं है तो 1867। आई बात समझ में? क्वेश्चन आएगा इसकी स्थापना करने वाले व्यक्ति भी कौन थे, तो रनाडे थे। कौन थे? रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे। बहुत मेधा शक्ति, तीक्ष्ण मेधा शक्ति के व्यक्ति हुए। कौन? महादेव गोविंद रनाडे। तो अभी तक मैंने जो जो बातें बताई यहाँ पे थोड़ा ध्यान देते हुए चलना, थोड़ा सा समझते हुए चलना। प्रार्थना समाज की स्थापना कब बताई है? 1867। कौन सी जगह हुई है? महाराष्ट्र। पूछेगा किसने स्थापना की, संस्थापक कौन थे इसके, तो आत्माराम पांडुरंग। इनको हम कहेंगे कि ये इस समाज के क्या थे? संस्थापक। इस समाज के सदस्य आगे चल करके कौन बन गए थे? आरजी भंडारकर और महादेव गोविंद रनाडे। रनाडे ने इस समाज को प्रसिद्धि दिलवाई। किसकी प्रेरणा से बना था ये समाज, तो क्या बोल देना है? केशव चंद्र सेन की।
केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से यह समाज बना था। 1870 या 1867 में स्थापना रनाडे के द्वारा की गई पूना सार्वजनिक सभा की। कोई दिक्कत तो नहीं? देख लो एक बार पंखा चला के, शायद लाइट आ गई, चलाना है तो चला दो, पीछे वाला चला दो, लाइट ये वाला चला दो, कोई बात नहीं, नहीं तो आवाज करता है ना, बस ठीक है। चलो देखो ध्यान देना, यहाँ पे क्लियर है इतना। क्वेश्चन आएगा कि पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? महादेव गोविंद रनाडे। तो थोड़ा सा मैं एक बात तुम्हारे पास ध्यान देते हुए चलना कि जिन व्यक्ति का हम जिक्र कर रहे हैं महादेव गोविंद रनाडे, उनके बारे में एक बात समझते हुए चलना। महादेव गोविंद रनाडे को हम लोग एक कारण से और जानते हैं। एक बात ध्यान से समझना, इन्हें कहा जाता है महाराष्ट्र का सुकारात। क्या बोला जाता है? महाराष्ट्र का सुकारात। क्वेश्चन आएगा तुम्हारे पास कि महाराष्ट्र का सुकारात किसको बोला जाता है? तो महादेव गोविंद रनाडे को कहा जाता है। महाराष्ट्र का सुकारात या पूना का सुकारात किसको कहा जाता है? महादेव गोविंद रनाडे। सुकारात के बारे में सबको ही पता ही है, सुकारात को जहर का प्याला दे दिया गया था। सुकारात पश्चिम में दार्शनिक हुआ, समझ गए बात को? अब वो बात में चर्चा करेंगे। सुकारात क्या था? एकदम मतलब अपने विचार रखने वाला ऐसा व्यक्ति था कि जिसने कहा मैं मृत्यु के साथ समझौता कर लूंगा लेकिन सच्चाई के साथ समझौता कभी नहीं कर सकता। आई बात समझ में? उसी सुकारात के जैसे विचार रखने वाले, मतलब अपनी बात को बड़े दावे के साथ रखने वाले व्यक्तियों में से एक थे महादेव गोविंद रनाडे। तो इसी कारण से महादेव गोविंद रनाडे को क्या कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकारात कहा जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को इसमें? अच्छा भाई, सुकारात मतलब प्लेटो, अरस्तु, इन सब के बारे में, सिकंदर के गुरु सब बताया था वैसे मैंने इतिहास में ये सब। चलो कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे किसी को? कौन क्या कहा जाता है इनको बताओ? महाराष्ट्र का सुकारात कहा जाता है। कौन से समाज की बात कर रहे हैं हम? प्रार्थना समाज। पूछेगा अगर तुमको कि भैया पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई, तो 1870 या 1867, 1870 या 1867 दोनों में से हम कोई भी एक बोल सकते हैं, जो इन दोनों में से जरूरी है, मतलब ऑप्शन में है। इस तरीके से सॉल्व करना। 1884 के अंतर्गत 1884 के आसपास एक सोसाइटी की स्थापना हमारे पास होती है। ये सोसाइटी भी महाराष्ट्र में स्थापित हुई थी। कहाँ स्थापित हुई थी? महाराष्ट्र। इस सोसाइटी का नाम था दक्कन एजुकेशन सोसाइटी। क्या नाम हो जाएगा? दक्कन एजुकेशन सोसाइटी। तो अगर तुम्हारे पास पूछेगा कि दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना कब हुई, तो क्या बोल देना है? 1884। 1884 में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी बनाई गई। इस दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के सदस्य कौन कौन थे? अगर इसके हमसे पूछ ले रहा है सदस्य, तो इसके सदस्यों में नाम आता है एक तो बीजी तिलक का, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक इसके क्या थे? सदस्य थे। इसके अलावा इसमें सदस्य थे रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे। तो मैं केवल रनाडे लिख रहा हूं, बाकी तुम समझदार हो, है ना? इसको थोड़ा थोड़ा आगे तुम खुद समझ जाओगे कि क्या क्या लिखा हुआ है। एक व्यक्ति जो दक्कन एजुकेशन सोसाइटी में थे, उनका नाम था महादेव बल्लात राम नाम जोशी। मैं इनका नाम लिख देता हूं पूरा, महादेव बल्लात नाम जोशी, एक ये थे। इसके अलावा एक और व्यक्ति थे जिसका नाम था विष्णु शास्त्री। क्या नाम था? विष्णु शास्त्री। इस सब किसके सदस्य हैं? सारे के सारे सदस्य हैं किसके? दक्कन एजुकेशन सोसाइटी। कब बन रही है दक्कन एजुकेशन सोसाइटी? 1884, 1884। तो बीजी तिलक हो गया, रनाडे हो गए, महादेव बल्लात नाम जोशी हो गए, विष्णु शास्त्री हो गए, ये सभी लोग सदस्य हो गए किसके? दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के, है ना? एक नाम और तुमको ध्यान रखना है। एक नाम थे जिनका नाम है गणेश गोपाल आगरकर। गणेश गोपाल आगरकर, ये भी इसके सदस्य थे। ये सारे लोग इसी के सदस्य थे, जिसको हम कहते हैं दक्कन एजुकेशन सोसाइटी। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को यहां पे तक? अब बात को थोड़ा अच्छे तरीके से समझना। भारत की राजनीति में
हम लोग एक व्यक्ति को पढ़ेंगे आगे, महात्मा गांधी। इसको पढ़ेंगे, महात्मा गांधी पढ़ेंगे, गांधी जी को, है ना। तो हम कहते हैं कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन हुए? गोपाल कृष्ण गोखले। पढ़ते हैं हम लोग, है ना। और अगर तुमको पूछेगा कि गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन हुए, तो ध्यान रखना महादेव गोविंद रनाडे। कौन है? महादेव गोविंद रनाडे। महादेव गोविंद रनाडे के शिष्य थे गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले के सदस्य थे, मतलब शिष्य थे कौन? महात्मा गांधी। यहाँ पे महादेव गोविंद रनाडे के शिष्य हो जाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले के सदस्य शिष्य हैं कौन? महात्मा गांधी। अब अगर मैं यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले का जिक्र कर रहा हूं, तो एक बात ध्यान रख लेना कि एक सोसाइटी बनी, जिस सोसाइटी का नाम था सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। कौन सी सोसाइटी? सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, मतलब सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। ठीक है भाई, कौन सी सोसाइटी बनी? सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। क्वेश्चन आएगा, इस सोसाइटी के स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। और गोपाल कृष्ण गोखले को इन सभी चीजों में मॉनिटर कौन कर रहा था? कौन उनको ये सारी चीजें बता रहा था? तो महादेव गोविंद रनाडे, जो उनके गुरु थे। आई बात समझ में? सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1905 में हुई। किस वर्ष हुई? 1905। अब बात करें अगर प्रार्थना समाज की, प्रार्थना समाज के अंतर्गत ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी। तो जो भी हम शुरुआत से पढ़ते हुए आ रहे हैं, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867, आत्माराम पांडुरंग इसके संस्थापक, आरजी भंडारकर और महादेव गोविंद रनाडे इसमें सदस्य। इसको प्रसिद्धि दिलाने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? महादेव गोविंद रनाडे। इसके अलावा प्रेरणा, किसकी प्रेरणा से स्थापना हुई थी? केशव चंद्र सेन। 1870 या 1867 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना रनाडे के द्वारा ही की गई। महादेव गोविंद रनाडे को महाराष्ट्र का सुकारात कहा जाता है। 84 में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना हुई। सदस्य बीजी तिलक, रनाडे, महादेव बल्लात, नामजोशी, विष्णु शास्त्री, गणेश गोपाल अगरकर वगैरह थे। ठीक है। अब 1905 के अंतर्गत एक सोसाइटी बनी, जिस सोसाइटी का नाम था सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। ये सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी जो है किस वर्ष बनाई गई? 1905। इसके संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। क्लियर है? बात करते हैं प्रार्थना समाज के विचारों पर। किस पर बात करते हैं? प्रार्थना समाज के विचार। और क्या पूछेगा हमसे प्रार्थना समाज में? तो जब हमसे पूछ लिया जाए कि प्रार्थना समाज के विचार क्या क्या थे, प्रार्थना समाज के विचार क्या क्या थे, कौन कौन से विचार थे प्रार्थना समाज के, इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए अगर, तो विचारों की बात करते हुए हमें कुछ चीजों में थोड़ा सा सावधानी रखनी पड़ेगी। पहली बात ध्यान से समझना, प्रार्थना समाज का काम था कि जातिवादी रूढ़िवादिता को समाप्त करना। जातिवाद की जो रूढ़िवादी विचारधारा है, रूढ़िवादी मतलब प्राचीन विचारधारा को जो लोग मानते हैं, उसमें परिवर्तन नहीं चाहते हैं, तो इस परंपरा का विरोध किया। किसका विरोध किया था भैया बताओ? सबसे पहले जातिवादी रूढ़िवादिता का, है ना। जातिवाद का विरोध किया, मतलब किसने विरोध किया? तो प्रार्थना समाज ने। दूसरा, प्रार्थना समाज क्या कह रहा है? प्रार्थना समाज कह रहा है कि विधवाओं का पुनर्विवाह वगैरह, है ना। कौन सी बात कह रहा है? विधवाओं का पुनर्विवाह, विधवाओं का पुनर्विवाह, पुनर्विवाह। ठीक है, विधवाओं का पुनर्विवाह। इसके अलावा और क्या कह रहा है? और कह रहा है विधवाओं के पुनर्विवाह के अलावा प्रार्थना समाज के विचार क्या है? प्रार्थना समाज का विचार है बहुविवाह, बहुविवाह का विरोध, बहुविवाह का विरोध, यानी एक से ज्यादा शादी करने की जो परंपरा है उसका विरोध। इसके अलावा ध्यान रखना है कि स्त्रियों का उत्थान। किसका उत्थान? स्त्रियों का उत्थान, स्त्रियों का उत्थान। ये सारे इंपॉर्टेंट काम हो जाएंगे किसके? प्रार्थना समाज के। कोई दिक्कत तो नहीं है?
एक तो क्या हो जाएगा, जातिवादी रूढ़िवादिता को समाप्त करना, विधवाओं का पुनर्विवाह, बहुविवाह का विरोध और स्त्रियों का उत्थान। ये सारे काम थे प्रार्थना समाज के। आगे बढ़े भाई, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को यहां तक? इतना ध्यान रखेंगे प्रार्थना समाज में। बात एक कभी कभी ये पूछ ली जाएगी कि प्रार्थना समाज विचारों की दृष्टि से देखे तो किस समाज के समान रहा? तो प्रार्थना समाज समान रहा ब्रह्म समाज के। कौन से समाज के समान रहा? ब्रह्म समाज। हम लोगों ने समाज पढ़ा ना, ब्रह्म समाज पढ़ा, तो ब्रह्म समाज की जो विचारधारा थी उस विचारधारा के समान हमारे पास एक समाज प्रार्थना समाज भी रहा था। ठीक है भाई, जिन दोनों की लगभग एक जैसी विचारधारा थी। क्लियर है इतना? आगे चले। नेक्स्ट अपने पास आता है यंग बंगाल मूवमेंट। सुना होगा नाम इसका, है ना? सुना? क्या बोलेंगे? यंग बंगाल मूवमेंट। हिंदी में लिखेंगे हम, अंग्रेजी में भी लिखेंगे दोबारा से, दोनों भाषाओं का सम्मान करेंगे, है ना? यंग बंगाल आंदोलन। अच्छा ये बताओ, कौन प्रवर्तक हुए यंग बंगाल आंदोलन के? कौन हुए? कौन हुए बताओ? इस यंग बंगाल मूवमेंट के अंदर जब भी बात आएगी तो हमारे पास एक नाम आएगा, नाम है हेनरी विवियन। पूरा नाम लिखूं, है ना? हेनरी लुइस विवियन। हेनरी लुइस विवियन। आगे बताओ। आधा तो तुम्हें याद आ जाना चाहिए भाई। अब है आधा ही नाम है, ये पूरा है। बताओ। भारत में ना एक व्यक्ति हुए जिनका नाम है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने एक कोटेशन दिया कि उन्होंने कहा कि डेरो जियो, क्या बोला? डेरो जियो आधुनिक बंगाल की सभ्यता के अग्रदूत हैं। किसने कहा? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। तो वो जिस डेरोजियो की बात कर रहे हैं ना, वो डेरोजियो कौन है? हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो। आई बात समझ में? तो ये कहां से आए थे? ये आए थे स्कॉटलैंड से। कौन से देश से आए थे? स्कॉटलैंड। मूल रूप से आए थे स्कॉटलैंड से। स्कॉटलैंड तुमको पता है ना कि यहां से हमारे पास दो प्रमुख व्यक्ति और आए थे, इनके बारे में बात करेंगे आगे। स्कॉटलैंड से आए थे बंगाल में घड़ी बेचने के लिए। क्या बेचने आए थे? घड़ी बेचने। यहां आकर के सामाजिक सुधार के कार्यों में लग गए। तो मूल रूप से इनका काम था घड़ी बेचने का, और घड़ी बेचने के अलावा ये यहाँ शिक्षा के उत्थान में लग गए। आई बात समझ में? आए कहां से थे? स्कॉटलैंड से आए थे। लेकिन इनके जो लॉबी थी ना, वो 19वीं सदी में बंगाल के अंदर इनकी लॉबी एक अलग ही लॉबी थी। 19th सेंचुरी के अंदर हमको इनकी वाली जो लॉबी देखने को मिलती है वो बड़ी अलग लॉबी थी। क्या अलग लॉबी थी इनमें? तो इनके जो लोग थे ना, उन्होंने धर्म पर बड़ा मजाक उड़ाया, खूब, मतलब एक तो कटाक्ष करने पर, कुरीतियों पर इन्होंने खूब मजाक बनाया। एक चीज का तुमको ध्यान रखना है कि समाज सुधार के लिए अगर बात करें हम लोग हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो की, तो इनके लिए हमारे पास कई सारे शब्द चलते हैं। एक बात जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत से इन्हें मिली, इन्हें कहा गया प्रथम आधुनिक कवि। क्या बोला गया? आधुनिक कवि। और
प्रथम आधुनिक कवि की संज्ञा इनको किस वजह से मिली? तो इनका एक समाचार पत्र था ईस्ट इंडिया। कौन सा समाचार पत्र था? ईस्ट इंडिया। इस ईस्ट इंडिया समाचार पत्र के कारण इनको जो संज्ञा मिली वो किसकी मिली? प्रथम आधुनिक कवि। मैंने अभी तुमको बताया ही कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था। किसने कहा था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था, बनर्जी ने, कि बंगाल के आधुनिक सभ्यता के अग्रदूत, बंगाल के आधुनिक सभ्यता के अग्रदूत कौन है? डेरोजियो। डेरोजियो, ठीक है, याद रहेगा। बंगाल के आधुनिक सभ्यता के अग्रदूत कौन है? डेरोजियो। प्रथम आधुनिक कवि किसको कहा जाता है? डेरोजियो। याद रहेगा इतना। क्वेश्चन तुम्हारे पास आएगा कि हेनरी विवियन डेरोजियो किससे ज्यादा प्रभावित थे? इनसे संबंधित क्वेश्चन आएगा कि ये किससे प्रभावित थे? तो हेनरी विवियन डेरोजियो प्रभावित थे फ्रांसीसी क्रांति से। किससे प्रभावित थे? फ्रांसीसी क्रांति से। फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित थे, ठीक है ना। फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित थे, ठीक है। अच्छा, फ्रांसीसी क्रांति में अपने पास दो दल निकल करके आते हैं। इन दलों को हम लोग थोड़ा सा समझ लेंगे आगे चल करके, जिनको हम लोग कहते हैं गरम दल, नरम दल वगैरह, जैकोबियन और जेमेरिन क्लब वगैरह, वो फ्रांसीसी क्रांति से ही निकल करके आए, ठीक है। एक बात का तुमको ध्यान रख लेना है कि हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा एक एसोसिएशन बनाई गई, जिस एसोसिएशन का नाम था एकेडमिक एसोसिएशन। क्या नाम था? एकेडमिक एसोसिएशन। इस एकेडमिक एसोसिएशन को बनाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो हेनरी विवियन डेरोजियो। इन्होंने समाज सुधार के लिए सबसे पहले जिस एसोसिएशन को बनाया, उस एसोसिएशन का नाम क्या था? एकेडमिक एसोसिएशन। याद रहेगा। इसके अलावा इनके द्वारा एक एसोसिएशन बनाया गया जिसका नाम था सोसाइटी फॉर द इक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज वगैरह। ये सब इन्हीं से संबंधित संस्थाएं थी। मतलब लिखना जरूरी है तो लिख देता हूं। जैसे इन्होंने एक संस्था बताई थी, सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज, ठीक है। ये सोसाइटी इन्होंने बनाई थी। ये दोनों सोसाइटी किसके द्वारा बनाई गई थी? तो हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा। किस चीज के संबंधित सोसाइटी इन्होंने बनाई थी? ये तो समाज सुधार के संबंध में। अगर क्वेश्चन आएगा हेनरी विवियन डेरोजियो ने कौन कौन सी सोसाइटी, कौन कौन से संगठन बनाए थे, तो एक तो एकेडमिक एसोसिएशन हो जाएगा, दूसरा कौन सा है? सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज, ठीक है। इन दोनों की दोनों सोसाइटी की स्थापना करने वाले व्यक्ति डेरोजियो ही थे, ठीक है। इन्होंने यंग बंगाल का जो आंदोलन है, इस आंदोलन को यंग बंगाल मूवमेंट क्यों नाम दिया? तो इनके काफी शिष्य हुए बंगाल के अंतर्गत, जिन्होंने आधुनिक विचारधारा, आधुनिक कुछ बातों पर जोर दिया। इन्होंने कहा कि धर्म का मूल संदर्भ क्या होना चाहिए, नए विचारों को लेकर के आए। तो बुद्धिवादियों का एक नया ग्रुप, एक नया ग्रुप लेकर के आए। इसलिए इस मूवमेंट को हम लोग कहते हैं यंग बंगाल आंदोलन, है ना। मतलब अंतिम वर्षों में 19वीं सदी के हमको ये मूवमेंट प्रभावी देखने को मिलता है। क्लियर है इतना? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं होगी किसी को? तो अच्छा भाई, अभी बताओ, अगर तुमको पूछेगा यंग बंगाल मूवमेंट चलाने वाले व्यक्ति कौन थे, तो क्या बोलना है? हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो। कौन सी जगह के रहने वाले थे? स्कॉटलैंड। ये बंगाल आए थे किस लिए? घड़ी वगैरह बेचने के लिए। घड़ी के व्यापारी थे तो घड़ी वगैरह बेचने आए थे। प्रथम आधुनिक कवि कहा जाता है इन्हें। इन्होंने कौन सा पत्र निकाला था? ईस्ट इंडिया। इसके अलावा सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इनको क्या कहा है? बंगाल के आधुनिक सभ्यता के अग्रदूत। क्वेश्चन आएगा किससे ज्यादा प्रभावित थे? तो फ्रांसीसी क्रांति से। ठीक हो गया, फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित थे। इसके अलावा इन्होंने कौन कौन से एसोसिएशन बनाए? एकेडमिक एसोसिएशन,
सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज। इनके द्वारा बनाए गए ये कुछ प्रमुख एसोसिएशन वगैरह थे। कुछ युवा इनके शिष्य हुए जिन्होंने नई विचारधाराएं प्रस्तुत की, कुछ नए तरीके से बातों को रखा, धर्म के कुछ आडंबरों का बड़ा मजाक उड़ाया और कहा कि कुछ चीजें जो है वो ठीक नहीं है, कटाक्ष किया काफी चीजों पर। बात समझ आई? तो इस आंदोलन को हम लोग क्या बोल देते हैं? यंग बंगाल आंदोलन। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आती है हमारे पास एक सोसाइटी, जिस सोसाइटी को कहते हैं थियोसोफिकल सोसाइटी। कौन सी सोसाइटी हो जाएगी? थियोसोफिकल सोसाइटी। थियोसोफिकल सोसाइटी। फ्रेंच रेवोल्यूशन, ओ सॉरी, 1789 से 1799। ठीक है, चलो थियोसोफिकल सोसाइटी। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में हुई। कब हुई थी? 1875। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो 1875। ठीक है, कौन सी जगह इसकी स्थापना हुई थी? तो न्यूयॉर्क में। कौन सी जगह हुई थी? न्यूयॉर्क यूएसए में। कौन सी जगह? न्यूयॉर्क यूएसए। क्लियर है इतना? कौन सी सोसाइटी स्थापित हुई यहाँ पे? थियोसोफिकल सोसाइटी। ठीक हो गया। अच्छा, पूछेगा कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना करने वाले यानी इसके संस्थापक कौन कौन हो जाएंगे? तो इसके संस्थापक में नाम आएगा मैडम एचपी ब्लावात्स्की का। किसका नाम आएगा? मैडम एचपी ब्लावात्स्की, जिन्होंने इसकी स्थापना की। और इसके अलावा नाम आएगा कर्नल ऑलकाउट का। किसका नाम आएगा? कर्नल ऑलकाउट। ऑलकाउट का नाम आएगा जिन लोगों के द्वारा स्थापना की गई थी किसकी? थियोसोफिकल सोसाइटी। क्लियर हो गया? तो स्थापना कब हुई थी इस सोसाइटी की? 1875 में हुई थी। कौन सी जगह स्थापना हुई थी? न्यूयॉर्क में। थियोसोफिकल दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक तो शब्द है थियोस। कौन सा है? थियोस। और एक शब्द है सोफिकल। कौन सा है? सोफिकल। तो थियोस और सोफिकल, पहली बात ये समझ लेना जरूरी है कि ये दोनों के दोनों ग्रीक भाषा के शब्द हैं। किस भाषा के शब्द हैं? ग्रीक। थियोस का मतलब होता है ईश्वर। क्या होता है? ईश्वर। और सोफिकल का मतलब होता है खोजना। क्या चीज होता है? खोजना। तो ईश्वर की खोज हम कह सकते हैं। किसका मतलब? थियोसोफिकल का मतलब। आई बात समझ में? थियोस और सोफिकल दो अलग अलग शब्दों से मिलकर के बना है। थियोस का मतलब क्या है? थियोस का मतलब है ईश्वर, और सोफिकल का मतलब क्या है? खोजना। तो ईश्वर को खोजना क्या कहलाता है? थियोसोफिकल कहलाता है। कोई दिक्कत तो नहीं? इतने में सबको समझ आ जाएगी बात। अच्छा भैया, 1875 में इसकी स्थापना हुई। सीधे सीधे भारत के संदर्भ में बात करें तो 1882 के अंतर्गत जो दक्षिण का क्षेत्र था उसे तब मद्रास के नाम से जाना जाता था, पूरे संयुक्त क्षेत्र को, है ना। तो मद्रास के अंतर्गत अडियार नामक स्थान पर, कौन से स्थान पर? अडियार। अडियार में थियोसोफिकल सोसाइटी का भारत में मुख्यालय खुला। यानी इसका जो मैं हेडक्वार्टर कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं? हेडक्वार्टर। वो कौन सी जगह स्थापित हुआ? तो मद्रास के अडियार में स्थापित हुआ था। कब स्थापित हुआ था? 1882। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय 1882 में मद्रास के अडियार में स्थापित। सिंपल सी बात है यार, समझ रहे हो ना बात को। 1875 में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना होती है, लेकिन कहां हुई थी? न्यूयॉर्क में। एचपी ब्लावात्स्की और कर्नल ऑलकाउट। एचपी ब्लावात्स्की मतलब उनके बारे में कभी चर्चा करूंगा आराम से। कर्नल ऑलकाउट के बारे में बताऊंगा, यूएसए आर्मी के अंतर्गत कर्नल थे। तो बताया था वैसे, शायद मैंने तुम्हें पहले पढ़ाया था ये, है ना। हाँ, तो जब इन सब चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे तो देखेंगे कि 75 में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई, और ये थियोसोफिकल सोसाइटी 82 में मद्रास राज्य में आ गई। कहां आ गई? मद्रास। मद्रास में इसका अडियार में मुख्यालय खोला गया। 1889 के अंतर्गत लगभग 1889 के समय पे, 1889 में इस थियोसोफिकल सोसाइटी की सदस्य बन गई एनी बेसेंट। कौन बन गई? एनी बेसेंट।
एनी बेसेंट इस थियोसोफिकल सोसाइटी की सदस्य कब बन गई थी? तो 1889 के अंतर्गत। और ये कौन सी जगह सदस्य बनी थी इसकी? तो इंग्लैंड में। कौन सी जगह बनी थी? इंग्लैंड। इंग्लैंड के अंतर्गत ये थियोसोफिकल सोसाइटी की जो है सदस्य बन जाती हैं 1889 में। क्लियर हो गया इतना? भारत में हम लोग जब थियोसोफिकल सोसाइटी की बात करते हैं तो दो लोगों का नाम सबसे आगे आता है, जिनमें से एक तो सबसे मेन जिनका नाम हमने लिखा ही एनी बेसेंट है ना, और एक नाम आता है बीजी तिलक का। किसका नाम आता है? बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक का। तो 1889 में ये जब इस थियोसोफिकल सोसाइटी की सदस्य बन जाती हैं, 1893 के अंतर्गत इनका भारत आगमन हुआ। कब आगमन हुआ था? 1893। और इन्होंने थियोसोफिकल सोसाइटी का कार्यभार ग्रहण किया। इन्होंने थियोसोफिकल सोसाइटी का कार्यभार कब ग्रहण किया? तो कार्यभार ग्रहण किया था 1893 में। क्लियर हो गया? याद रहेगा इतना जो बताया? थियोसोफिकल का मतलब क्या होगा? थियोस ईश्वर की खोज। मद्रास के अडियार में खुला था इसका मुख्यालय। कब खोला गया था? 1882। एनी बेसेंट इसकी सदस्य कब बन गई थी? 1889। इन्होंने कार्यभार भारत में आकर के कब ग्रहण किया? 1893 में। ठीक हो गया? अब देखेंगे आगे थोड़ा सा सबसे मेन बात, इस थियोसोफिकल सोसाइटी ने क्या कहा। थियोसोफिकल सोसाइटी ने कहा कि हिंदू धर्म का आध्यात्मिक दर्शन। कौन सा दर्शन? हिंदू धर्म का आध्यात्मिक दर्शन। हिंदू धर्म का आध्यात्मिक दर्शन। ये रुक रुक के क्यों चल रहा है बहुत ज्यादा? आध्यात्मिक दर्शन, ठीक है। यही थियोसोफिकल सोसाइटी कहेगी पुनर्जन्म। क्या कहेगी? पुनर्जन्म। पुनर्जन्म का के सिद्धांत को मान्यता। पुनर्जन्म के सिद्धांत को मान्यता। कुछ है क्या इस पे? कहीं बैठा हुआ ना, रुक रुक के क्यों चल रहा है? पुनर्जन्म के सिद्धांत को मान्यता। ठीक है भाई, किसके सिद्धांत को मान्यता देंगी? पुनर्जन्म के सिद्धांत। हिंदू धर्म का आध्यात्मिक दर्शन किसके अंतर्गत? थियोसोफिकल सोसाइटी। किस बात को जागृत करेगी? हिंदू धर्म का आध्यात्मिक दर्शन। इसके अलावा पुनर्जन्म के सिद्धांत का समर्थन। इसके अलावा किसकी बात करेगी? इसके अलावा बात करेगी आत्मा की अमरता की। किसकी बात करेगी? आत्मा के अमरता की। तो हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार जो बातें कही गई हैं उन बातों पर जोर देने का काम करती है थियोसोफिकल सोसाइटी। क्लियर है इतना? यही थियोसोफिकल सोसाइटी एक कॉलेज जो है उसकी स्थापना करती है 1898 में। कब स्थापना करती है? 1898। थियोसोफिकल सोसाइटी के द्वारा 1898 में एक कॉलेज स्थापित किया जाता है। कॉलेज का नाम था सेंट्रल हिंदू कॉलेज। क्या नाम था? सेंट्रल हिंदू कॉलेज। तो ये जो सेंट्रल हिंदू कॉलेज है, इस कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1898 में, 1898 में। क्लियर है इतना? सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना 1898 में हुई और यही सेंट्रल हिंदू कॉलेज 1916 में, किस वर्ष? 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से। किसके प्रयासों से? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से यही सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो है वो हमारे पास अस्तित्व में आता है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में। किस रूप में अस्तित्व में आता है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में अस्तित्व में आता है। विद्यालय के रूप में अस्तित्व में आता है कब? तो 1916 में। और इस बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को पहचान दिलाने वाले या किसके प्रयासों से ये स्थापित हुआ? तो मदन मोहन मालवीय। क्लियर रहेगा सबको इतना? किसके प्रयासों से स्थापित हुआ था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय? क्या बोल देना है? मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से। ठीक हो गया?
अच्छा, ये जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय था, इसे किस रूप में स्थापित किया गया था? तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज। किस रूप में स्थापित किया गया था? सेंट्रल हिंदू कॉलेज 1898 के अंतर्गत। परंतु बाद में आगे चल करके 1898 के बाद अगर हम देखें तो ये जो है 1916 में बन गया बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? यहां तक कौन सा विश्वविद्यालय बन जाएगा? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। क्लियर है? तो तुम्हारे लिए कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं यहां तक, जिन चीजों पर मैं पहली बात तुमको बताना चाहूंगा कि जो तुमको ध्यान रख लेना है। उसमें से सबसे पहली चीज देखोगे तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, एक खूब पूछा जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है? पहली चीज तुम्हारे काम की। दूसरा तुमको पूछेगा कि यहां पर अगर कभी थियोसोफिकल के संबंध में चर्चा हुई तो थियोसोफिकल के विचार क्या क्या थे, ठीक है? यहां से क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो एनी बेसेंट ने कार्यभार कब ग्रहण किया, वो कब आई, ये सारी चीजें तो पूछेगा ही पूछेगा। इन सब में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि थियोसोफिकल का शाब्दिक अर्थ क्या है, ठीक है ना? इसके अलावा मैं कह सकता हूं कि यहां पर हमको ये भी पता होना चाहिए कि थियोसोफिकल की स्थापना सबसे पहले कहां हुई थी, किस शहर के अंतर्गत हुई थी? तो ये न्यूयॉर्क में हुई थी 1875 में। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को इसने में? ठीक है, तो चलो अब शुरुआत से हमने जो जो चीजें पढ़ी, आज 3 चीजें पढ़ी। एक तो प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज के बाद दूसरा क्या पढ़ा था? यंग बंगाल आंदोलन। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? हेनरी लुइस विवियन डेरिजी। ठीक हो गया? तो इनके बारे में इतना याद रहेगा सबको? यहां तक कोई समस्या तो नहीं होगी समझने में? इतना काफी है? ठीक है, इसके बाद हेडिंग डाल दो मुस्लिम सुधार आंदोलन। और मुस्लिम सुधार आंदोलन में भी पहला आंदोलन जिसको हम लोग कहेंगे अलीगढ़ आंदोलन। कोई क्वेश्चन है तो फिर बताओ।